नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि पेंशन क्या है, पेंशन बनाते वक्त किन किन जरूरी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, पेंशन में कम्यूटेशन क्या होता है और हम इसकी गणना कैसे करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम इस वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल रूप से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि हम किस प्रकार किसी भी रिटायर कर्मचारी के पेंशन और कम्यूटेशन की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन पर जंप करने से पहले बात करेंगे क्योंकि पेंशन में छोटी सी छोटी मिस्टेक भी आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बिफोर वी कैलकुलेट पेंशन, लेट्स लर्न हाउ नॉट टू कैलकुलेट इट। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा है कि बिफोर वी कैलकुलेट पेंशन, लेट्स लर्न हाउ नॉट टू कैलकुलेट इट। तो पेंशन बनाते समय सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि हम एम्प्लॉय की लास्ट बेसिक पे देखते हैं और तुरंत कैलकुलेटर को निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने पेंशन प्रिपरेशन की शुरुआत कैलकुलेटर से नहीं करनी है। पेंशन प्रिपरेशन की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्विस बुक से शुरुआत करनी होगी। इसलिए सबसे पहले एम्प्लॉय की कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री को समझिए। एम्प्लॉय की कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि आप सबसे पहले सर्विस बुक में ये जांच करें कि उसकी जन्म तिथि उसमें अंकित हुई है, उसकी नियुक्ति तिथि सही है, उसका सेवा विवरण उसके बाद चेक कीजिए, उसकी जितनी पदोन्नतियां उसको मिली है उसको चेक कीजिए, उसको जो वेतन निर्धारण मिले हैं उसको चेक कीजिए, उसके बाद यदि उसने अवकाश लिए हैं तो उसके अवकाश के विवरणों को चेक किए। यदि निलंबन और अनुशासनात्मक उस कर्मचारी के ऊपर प्रविष्टियां हैं तो एक बार आप उसकी जांच कर लीजिए। उसके बाद यदि उसने सेवा विराम लिया है तो उसकी भी जांच कर लीजिए। और अंतिम है सेवानिवृत्ति आदेश। आप इन चीज़ों की सेवा पुस्तिकाओं में जांच करेंगे और सेवानिवृत्ति आदेश आप अंत में बनाएंगे। पेंशन बनाते समय जो हम दूसरी कॉमन मिस्टेक करते हैं वह है टोटल सर्विस को उसकी अर्हकारी सर्विस यानी क्वालिफाइंग सर्विस मान लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 36 वर्ष तक सर्विस की है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि पेंशन के लिए भी 36 ईयर की उसकी अर्हकारी सेवा होगी। हमें यहाँ पर ये चेक करना होगा कि कोई उसकी सर्विस ब्रेक तो नहीं है, कोई नॉन क्वालिफाइंग पीरियड यानी कोई अनअर्हकारी उसका कोई समयावधि तो नहीं है, कोई सस्पेंशन उसे तो नहीं मिला है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने लीव तो नहीं ली है, कोई उसकी अनऑथराइज अब्सेंटी तो नहीं है या कोई अन्य एक्सक्लूजन पीरियड तो नहीं है। इस सभी की गणना करने के बाद हमें उसे जो उसकी कंप्लीट सर्विस है उसे घटाएंगे तो तब हमें उस कर्मचारी की वास्तविक अर्हकारी सेवा प्राप्त होगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फोटो के माध्यम से भी इसे समझाने की कोशिश की है। पेंशन कैलकुलेशन करते समय जो हम तीसरी कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है लास्ट बेसिक पे देखकर सीधे उसकी पेंशन की कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आपको पेंशन कैलकुलेशन में सिर्फ इतना ही नहीं देखना कि रिटायरमेंट के समय उस कर्मचारी की बेसिक पे कितनी थी, बल्कि आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एप्लीकेबल पेंशन रूल्स के अनुसार कौन कौन सी उस कर्मचारी को पे या इम्यूलेंट्स यानी परिलब्धियां पेंशन कैलकुलेशन में एडमिसेबल हैं। यहाँ पर इस बात को याद रखें कि हर भत्ता पेंशन योग्य नहीं होता है। केवल नियमों द्वारा स्वीकृत पेंशन योग्य वेतन पर ही पेंशन की गणना करें। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से भत्ते पेंशन में देय होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है जिसमें पेंशन में देय भत्ते और पेंशन में अदेय भत्तों की पूरी सूची दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेंशन बनाते समय जो चौथी सबसे कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो किसी भी रिटायर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट डेट को हम इग्नोर कर देते हैं। किसी भी कर्मचारी की रिटायरमेंट डेट एक डेट नहीं है, उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि पेंशन एप्लीकेबल रूल्स पे क्वालिफाइंग सर्विसेज यानी अर्हकारी सेवाएं और कई रिटायरमेंट बेनिफिट्स को डिटरमाइन करने में रिटायरमेंट डेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? इसके परिणाम हो सकते हैं कि कुल क्वालिफाइंग सेवा यानी कुल अर्हकारी सेवा कम या ज़्यादा हो सकती है, पेंशन की गणना गलत हो सकती है, कम या अधिक भुगतान हो सकता है पेंशन में,
भविष्य में यदि कोई एरियर मिल रहा है या कोई रिकवरी है तो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले उस कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसकी सर्विस और रिटायरमेंट डेट की भली भांति जांच करनी पड़ती है और मिलान करना पड़ता है। और जहां तक आवश्यक हो उस रिटायर कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ को भी आप एक बार जांच लें। पेंशन बनाते समय जो हम पांचवी कॉमन मिस्टेक करते हैं वह पेंशन और डीआर यानी डियरनेस रिलीफ को एक ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डीआर यानी डियरनेस रिलीफ होता क्या है। डियरनेस रिलीफ महंगाई भत्ते का पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला एक हिस्सा है। डीआर समय समय पर सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और यह बेसिक पेंशन पर प्रतिशत के रूप में लागू होता है, जैसा कि मैंने आपको नीचे चार्ट में बना के भी दिखाया है। मेरे सहकर्मी यहाँ पर यह गलती करते हैं कि वो कई बार समझ लेते हैं कि बेसिक पेंशन और डीआर एक ही है तथा उन्हें लगता है कि जितनी बेसिक पेंशन है कुल पेंशन भी उतनी ही होगी, जबकि हकीकत में जो कुल मासिक पेंशन होती है वो बेसिक पेंशन और डीआर का योग होती है। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहूँगा कि किसी भी पेंशनर का हम डीआर की गणना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपकी बेसिक जो पेंशन आई है वो है 40,000 रुपये और आपको जो वर्तमान डीआर की दर है तो वो है 50%। तो हम अगर डीआर निकालना है तो हम डीआर निकालने के लिए बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय डीआर की दर करेंगे जो निकलेगी 20,000 रुपये। तो इस प्रकार हम डीआर की गणना करेंगे तथा कुल मासिक पेंशन हम निकलेगी जो उसकी बेसिक पेंशन है 40,000, उसमें जो डीआर हम निकला है उसको ऐड करेंगे तो उसकी जो वास्तविक कुल पेंशन होगी वो आपको प्राप्त होगी। तो इस पॉइंट का निष्कर्ष ये निकला कि जो बेसिक पेंशन है वह एक स्थायी राशि है, जबकि डीआर यानी डियरनेस रिलीफ महंगाई के अनुसार समय समय पर बदलने वाली राशि है तथा कुल पेंशन हमेशा बेसिक पेंशन और डीआर के योग के बराबर होती है। पेंशन गणना के समय जो छठी कॉमन मिस्टेक है वो है कम्यूटेशन को एक्स्ट्रा पेंशन समझ लेना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो पेंशन है और कम्यूटेशन है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कम्यूटेशन पेंशन के एक पोर्शन को लंप सम यानी एक मुश्त अमाउंट में देने की व्यवस्था है, यानी आज लंप सम मिलेगा लेकिन मंथली पेंशन का एक हिस्सा रिड्यूस होगा। मिस्टेक नंबर 6 को अगर थोड़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिस्टेक नंबर 7 पे ले आएगा, यानी मेरे बहुत से कर्मचारी और साथ ही कम्यूटेशन फैक्टर को अंदाजे से लगाते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताता हूँ कि किस उम्र में कितना कम्यूटेशन फैक्टर लगाया जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 20 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के कार्मिकों के लिए कम्यूटेशन फैक्टर की गणना की है और उसी के नीचे मैंने सरसरी निगाह से आपके लिए कम्यूटेशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी बताया है। इस विषय के बारे में हम जो चर्चा है वो वीडियो के अंत में करेंगे कि कम्यूटेशन किसी भी कर्मचारी का कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि पेंशन किसी भी कर्मचारी की कैसे बनाई जाती है। क्योंकि इस वीडियो को स्टेट एम्प्लॉय और सेंट्रल एम्प्लॉय दोनों देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो कम्यूटेशन टेबल है वो सेंट्रल, और ये जो टेबल आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये उत्तराखंड राज्य के शासकीय कर्मचारियों की कम्यूटेशन टेबल है। पेंशन बनाते समय हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, इस सब की जानकारी लेने के बाद चलिए अब हम शुरू करते हैं कि पेंशन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी सेवानिवृत्त या अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी या अधिकारी की आपने अगर पेंशन डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो सबसे पहले आपने उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। आपने यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पेंशन बनाने से पहले वो कर्मचारी पेंशन रूल्स की सभी जो शर्तें हैं उसे फॉलो करता है या नहीं।
इस स्टेप में आप उस कर्मचारी की किन किन चीज़ों को चेक और क्रॉस चेक करेंगे, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप उस कर्मचारी की जन्म तिथि को चेक और क्रॉस चेक करेंगे और उसकी नियुक्ति तिथि को भी चेक करेंगे और उसके बाद उसे क्रॉस चेक करेंगे। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि क्या है, आप इसे देखेंगे और इसे चेक करेंगे। सेवानिवृत्ति तिथि पर उसकी बेसिक पे क्या है, ये आपको किसी से पता चल जाएगा, इसे भी आपने चेक करना है। सेवानिवृत्ति तिथि पे उसकी डीए रेट्स क्या है, ये भी आपको किसी से पता चल जाएगा, आपने वहाँ से इसे देख लेना है। कर्मचारी जीपीएफ, ओपीएस या एनपीएस किसी भी स्कीम से आच्छादित हो, सबसे पहले आपने उसकी उन बुकों को पूरी तरीके से कंप्लीट फिल कर लेना है, उसके बाद उसे चेक और क्रॉस चेक कर लेना है। वीडियो में हम उदाहरण के साथ भी इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक काल्पनिक कर्मचारी का पूरा विवरण तैयार किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने कुल अर्हकारी सेवा को रेड से दिखाया गया है। अगर अर्हकारी सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक होती है तो उस समय पेंशन कैलकुलेशन का अलग फॉर्मूला होता है, और यदि 33 वर्ष से कम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो किसी भी अधिवर्षता और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी या कर्मचारी के पेंशन बनाने समय आपको किन किन दस्तावेजों को कलेक्ट करना होगा, एक बार इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सेवा पुस्तिका, इसका संपूर्ण विवरण चेक कर लेना है। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र आपने रख लेना है अपने पास। अंतिम वेतन पर्ची, जिस माह रिटायर हुआ कर्मचारी, उस महीने की वेतन पर्ची आपने IMFS से निकाल लेनी है, उसको अपने पास रख लेना है। सेवानिवृत्ति का उसका जो आदेश है उसको भी आपने अपने पास रखना है। आधार कार्ड स्वप्रमाणित होना चाहिए उस कर्मचारी द्वारा, उसको भी आपने अपने पास रखना है। पैन कार्ड भी सेम स्थिति में आपने अपने पास रख लेना है। बैंक की पासबुक की प्रति भी आपने अपने पास रखनी है। संयुक्त फोटो, उनकी जो जॉइंट फोटोग्राफ होगी उसको भी आपने कलेक्ट करना है। नमूना हस्ताक्षर भी आपने कलेक्ट करने हैं। नामांकन पत्र होता है, नॉमिनेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या नामांकन विवरण होता है, उसे भी आपने फिल करना है और अपने पास रख लेना है। अवकाश नकदीकरण का विवरण, आपने उसकी डिटेल को चेक करना है और उसे बढ़िया तरीके से फिल करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। जीपीएफ अंतिम भुगतान का विवरण, जीपीएफ फाइनल पेमेंट डिटेल्स है, उसको आपने जीपीएफ लेजर या फाइनल स्टेटमेंट से एक बार टैली कर लेना है और उस डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास रख लेना है। ये क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होने से पेंशन केस किसी भी आपत्ति के बिना आगे बढ़ते रहता है और उस सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन का लाभ जल्दी से जल्दी मिलता है। किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन बनाते समय जो तीसरा सबसे मेन बिंदु है वो है उसकी सर्विस बुक की जांच करना। अब सवाल ये आता है कि सर्विस बुक में हम क्या क्या जांच करेंगे, तो आप सर्विस बुक में उसकी नियुक्ति तिथि की जांच करेंगे, उसकी जन्म तिथि की जांच करेंगे, उसकी शैक्षिक योग्यताएं जांचेंगे, उसकी सभी पदोन्नतियां और उनकी प्रविष्टियों की आप जांच करेंगे। वेतन निर्धारण या वेतन वृद्धि मिली है, आप उनकी एक बार जांच करेंगे और अवकाश की प्रविष्टियों की भी आप जांच करेंगे। सेवा में कोई उनका अवरोध तो नहीं हुआ है या सर्विस ब्रेक तो नहीं है, आप इसकी भी एक बार जांच कर लेंगे। अवकाश स्वीकृति के आदेश की प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में है या नहीं, आप इसकी भी एक बार जांच कर लेंगे। कोई उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तो नहीं हुई है, आप इस प्रविष्टि की एक बार जांच करेंगे। और उसकी कुल अर्हकारी सेवा कितनी है और कितनी बन रही है, आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। पेंशन बनाने के इस स्टेप में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, सामान्य गलतियां होती हैं वेतन निर्धारण की जांच करने में जो गलतियां करते हैं हमारे साथी उसमें, और जो वेतन पुनरीक्षण होता है उसमें यदि कोई गलती हुई है तो उसकी जांच करने में गलतियां करते हैं। आपको वेतन निर्धारण, वेतन पुनरीक्षण, इन सभी को बारीकी से जांच करना है और उसके बाद ही आगे की प्रोसेस को फॉलो करना है। किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन बनाने से पहले हमें उसकी क्वालिफाइंग सर्विस भी निकालनी होगी। क्वालिफाइंग सर्विस सामान्यतः नियुक्ति तिथि से सेवानिवृत्ति तिथि के बीच की सेवा को कहते हैं। इसमें से हम EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, हाफ पे लीव, अनऑथराइज अब्सेंस और बर्खास्तगी या निलंबन की अवधि को घटाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आराम से पढ़ सकते हैं।
तो अब समझते हैं कि अर्हकारी सेवा यानी क्वालिफाइंग सर्विसेज का हमारी पेंशन पे कितना प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 33 वर्ष से अधिक और 33 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन में कितना बदलाव आता है, इसके विषय में आपको बताया है। यदि आपकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको पूर्ण पेंशन मिलती है। यदि आपकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष या उससे कम है तो आपको आनुपातिक पेंशन मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा 33 वर्ष से अधिक होगी तो किस प्रकार उसकी पेंशन कैलकुलेट करेंगे, और यदि किसी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो किस प्रकार हम उसकी पेंशन को इवेल्युएट करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक है तो जो पेंशन का फॉर्मूला है वो 50% इंटू अंतिम बेसिक पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी अंतिम बेसिक पे 42,800 है, तो और उसकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष या उससे अधिक है तो उसकी जो सिंपल कैलकुलेशन आएगी पेंशन की गणना में तो वो आएगी 42,800 का 50% यानी कि 21,400। अब समझते हैं दूसरे केस को, यानी जब अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो जो आनुपातिक पेंशन का फॉर्मूला होगा वो होगा अंतिम वेतन का 50% गुणा अर्हकारी सेवा भागा 33। यहाँ पर 33 से भाग देने का अभिप्राय ये है कि पूर्ण पेंशन के लिए जो न्यूनतम सेवा अवधि है वो है 33 वर्ष। तो चलिए, ये तो हो गया आनुपातिक पेंशन का फॉर्मूलेशन। अब इसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2 में, यहाँ पर मैंने एक कर्मचारी लिया है जिसका अंतिम मूल वेतन 42,800 है और उसकी जो अर्हकारी सेवा है वो है 30 वर्ष। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमें उसके अंतिम वेतन को 50% से भाग देना है। 42,800 को 50% से भाग देने पे हमारे पास आएगा 21,400। इस 21,400 को हमने उसकी कुल अर्हकारी सेवा बट्टे 33 से गुणा करना है। जैसे कि आप यहाँ पर गणना में देख सकते हैं, तो इस प्रकार इसकी जो मासिक पेंशन आएगी वो आएगी 19,455 रुपये मात्र। साथियों, अर्हकारी सेवा किसी भी पेंशन प्रकरण का केंद्र बिंदु होता है। यदि अर्हकारी सेवा कम या ज़्यादा आती है तो उसका प्रभाव सीधा सीधा पेंशन पे पड़ता है। तो मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। यदि आप किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर रहे हैं तो उसकी अर्हकारी सेवा निकालने में जल्दीबाजी ना करें, अपना समय लें और उसकी असल अर्हकारी सेवाएं निकालें जिससे उसकी पेंशन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो कर्मचारी की पेंशन बनाने से पूर्व जो अगला स्टेप है वो है उसकी लास्ट बेसिक पे को वेरीफाई करना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि उसकी लास्ट बेसिक पे में उसकी बेसिक पे और डीए को जोड़ा जाएगा, जबकि डीए, स्पेशल पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, पर्सनल पे, इन चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा। यदि उनके पे फिक्सेशन में कोई गलती हुई है और आपको नज़र आई है तो उसे आप सही करें, और लास्ट बेसिक पे गलत होने पे संपूर्ण पेंशन कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इस बिंदु को भी बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। तो चलिए, क्वालिफाइंग सर्विस और लास्ट बेसिक पे को अच्छी तरह कैलकुलेट करने के बाद अब हम सीखते हैं कि बेसिक पे कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। साथियों, हम स्टेप 6 और स्टेप 7 को साथ ही सीखेंगे क्योंकि स्टेप 6 और स्टेप 7 लगभग को जॉइंट हैं। बेसिकली जो पेंशन निकालने का मूल फॉर्मूला है वो है बेसिक पेंशन इज इक्वल टू लास्ट पे का 50% अपॉन पेंशनेबल सर्विस, यानी लास्ट मूल वेतन का 50% अपॉन कुल अर्हता सेवा। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक कर्मचारी लिया है जिसका अंतिम मूल वेतन है 42,800। अब बेसिक पेंशन की फॉर्मूले के अनुसार हमें इस लास्ट बेसिक पे का 50% करना है जो आएगा 21,400 रुपये। अब हमें इस धनराशि पे डीए कैलकुलेट करना है। जो डीए है वो कैलकुलेट करने के बाद जो धनराशि आएगी 58% के हिसाब से वो है 12,412 रुपये। तो इस प्रकार हमारा कुल मासिक
पेंशन जो निकलेगी वो निकलेगी बेसिक पेंशन प्लस डीए। इनके केस में ये है 33,812 रुपये। ये तो हो गया एक पहलू। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। यदि उस सेवानिवृत्त कर्मचारी ने आपसे कहा कि सर मेरे को अपनी बेसिक पेंशन पे 40% के हिसाब से कम्यूट दे दीजिए, तो आइए अब हम सीखेंगे कि बेसिक पेंशन पे 40% के हिसाब से कम्यूटेशन करने पे उसकी पेंशन क्या बनेगी। तो चलिए अब समझते हैं कि किस प्रकार पेंशन की धनराशि को कम्यूट किया जा सकता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इस कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन 42,800 मान लिया है और इसकी जो अर्हता सेवा है वो 30 वर्ष है। तो इस प्रकार इसका जो बेसिक पेंशन आएगी वो होगी 21,400 रुपये। अब कम्यूटेशन उन्होंने हमसे 40% के हिसाब से मांगा है, तो हमें बेसिक पेंशन पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें कम्यूटेशन बेसिक पेंशन पे निकालना होता है। उन्होंने हमसे कहा है कि 40% दीजिए, तो हम 21,000 का 40% करेंगे तो वो अमाउंट आएगी 8,560 रुपये। अब समझते हैं कि कम्यूटेशन अमाउंट निकालने का सूत्र क्या होता है। कम्यूटेशन अमाउंट निकालने का सूत्र है कम्यूटेबल पेंशन मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेशन फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्यूटेशन अमाउंट निकालने के लिए हमें कम्यूटेबल पेंशन को 12 से गुणा करना पड़ता है और उसके बाद उसे कम्यूटेशन फैक्टर से गुणा करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी कम्यूट करने की धनराशि हमें पहले से पता है वो है 8,560 रुपये। तो जैसा कि सूत्र में बताया गया कि हमें कम्यूटेशन राशि निकालने के लिए कम्यूटेशन पेंशन को यानी 8,560 को 12 से गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद उसे हम कम्यूटेशन फैक्टर से गुणा करेंगे। यहाँ पर इनके लिए कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 है, आपके लिए अलग हो सकता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक कंप्लीट 20 साल से 60 साल तक की उम्र के लिए कम्यूटेशन चार्ट बनाया है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बार एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है साल के 12 महीनों को। एक नज़र डाल लेते हैं कि कम्यूटेशन के बाद उस कर्मचारी की पेंशन कितनी बनेगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर शेष जो बेसिक पेंशन 60% उसकी बची है वो 12,840 रुपये। हमें इस पे रिटायरमेंट के समय का डीए कैलकुलेट करना है और इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगी वही उसकी शेष बेसिक पेंशन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी यदि कोई भी क्वीरीज है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे या मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में इतनी दूर तक मेरे साथ आने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसी के साथ मैं मनोज पांडे मॉन्क साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू।